अस्सलाम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 8 का आज जो आपने टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की हमने थोड़ी सी एक डेफिनेशन देखी थी इसी चैप्टर के स्टार्ट में, दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज मेटल्स आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यही नेचर, टेंडेंसी टू डोनेट देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स, इसी नेचर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को, तो हम कहेंगे इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल सोडियम एटम हमने क्या देखा था, इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, तो ये एक ही लूज़ कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल से ही लूज़ होते हैं। ठीक है, तो सोडियम +1 + 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम को देखा जाए तो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है और ये क्या बना देगा, ये यहाँ पे भी केटाइन बन गया, यहाँ पे भी डाई केटाइन बन गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो आपने एक चीज़ और याद रखनी है, इफ दिस इज द नॉर्मल एटम ऑफ द सोडियम, नहीं सपोज ये ए टाइप का एटम है, ये नॉर्मल एटम है, न्यूट्रल एटम। ठीक है, इसका ये साइज है। ठीक, इफ इट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, सही, तो क्या होगा, केटाइन बनेगा। और आपने याद रखना है आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वो शेल एम्प्टी हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक, तो क्या हो गया, वो जो इतना बड़े साइज का एटम था उसका बाहर वाला शेल चला गया, अब इनर शेल इज इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो क्या वो उसका एटम का साइज इतना सा नहीं रह गया। ठीक है, तो केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, जब कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और वो केटाइन बनता है, दैट केटाइन श्रिंक्स इन साइज। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक चीज़ और आपने याद रखनी है, अगर किसी न्यूट्रल एटम का एनाइन बने, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसने क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, वो इट विल इंक्रीज इन साइज। ठीक है, साइज ऑफ दैट एटम विल इंक्रीज। तो एक एनाइन इज ग्रेटर इन साइज देन इट द न्यूट्रल एटम, व्हाइल द कैटाइन इज स्मॉलर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, सही, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ये हम आगे देखेंगे, ये हमारे आगे काम आएगी। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा है, जितने भी किसी मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज करके कैटाइन बना सकता है, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने दोनों देख ली। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि मेटल्स डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट हैं, कुछ जो है वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में है। ठीक है, उसके बाद कुछ मिडल में है और कुछ राइट बेस में है। ठीक है, क्योंकि राइट अपर कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह जो मेटल्स हैं उनकी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो एक दूसरे से वेरी करती है। कुछ मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं, कुछ मेटल्स थोड़ा सा इंटरमीडिएट सी उनकी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कुछ की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम होती है, यानी दे प्रेफर टू नॉट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्हें यानी बहुत हार्श कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो किस तरह इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, या एक ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो किस एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रेंड्स। पीरियड्स एंड ट्रेंड्स इन ग्रुप, ये चीज़ हम देखने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में किसी प्रॉपर्टी का ट्रेंड देखोगे, जैसे कि ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, तो आप पीरियड में देखोगे और ग्रुप में देखोगे, तो आपको
एक चीज़, ये जो साइज़ है ना, ये साइज़ एटम का हमेशा पता होना चाहिए कि पीरियड में एटम्स का साइज़ डिक्रीज हो रहा होता है और ग्रुप्स में एटम्स का साइज़ जब हम डाउन मूव कर रहे हैं तो एटम्स आर इंक्रीजिंग देयर साइज। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी साइज पे, साइज के ट्रेंड पे ही आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का भी ट्रेंड ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे। आप एक चीज़ याद रखो, अगर हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है इट हैज़ द मोस्ट लार्जर साइज। ठीक है, ठीक, साइज इंक्रीजिंग हेयर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइज है, लास्ट एलिमेंट का, पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है ना वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइज का होगा और बीच वाले उसके इंटरमीडिएट होंगे। ठीक है, सही। यहाँ पे सबसे बड़ा साइज, बड़ा एटम होता है पीरियड के लेफ्ट पर, ठीक है, और पीरियड के राइट पे सबसे स्मॉल एटम होता है उस पीरियड का। ठीक, इसी तरह अगर हम ग्रुप की बात करें, साइज की ही बात करें, तो जो अपर मोस्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट है एक ग्रुप का, इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं लास्ट एलिमेंट इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके एटम का साइज बहुत लार्ज होता है और फिर इसके दरमियान भी जितने भी होते हैं दे आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। ठीक है, सही। तो साइज का ट्रेंड हमेशा याद रहना चाहिए। मैंने एरो इस तरफ लगाया है, इट मीन्स इधर जाओगे तो स्मॉल वैल्यू, इधर आओगे तो लार्ज वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा ही मैं एरो यहाँ लगा देती हूँ साइज के लिए। ठीक है, साइज जैसे जैसे आप डाउन मूव करोगे तो साइज की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, यानी जिस आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब अगर आप इसी एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो साइज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर आप इस एरो की डायरेक्शन में मूव करो साइज इज इंक्रीजिंग हियर, डिक्रीजिंग देयर। ठीक है, ठीक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हमें तो देखना था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को। ठीक है, तो एज द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेज व्हाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से। ठीक है, एक स्मॉल साइज का एटम होगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी बुक में छोटा सा करके इसी टॉपिक के साथ लिख लो, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, हम इसी की बेस पे इसको डिस्क्राइब करेंगे। जो स्मॉल साइज का एटम होता है ना, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होना। ठीक है, स्मॉल साइज का एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत करीब हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का तो अच्छा होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग पावर होगी। तो जब न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह होल्ड करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो क्या वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना, डोनेट करना अफोर्ड कर सकता है? नॉट इजीली। ठीक है, एक स्मॉल साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना इज डिफिकल्ट बिकॉज स्मॉल साइज के एटम में न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो एक लार्ज साइज का एटम, या यहाँ पे अगर हम बेस में देखते हैं तो लार्जर साइज के एटम का न्यूक्लियस तो स्मॉल सा है, लेकिन उसके जो शेल्स हैं दे आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस की पावर वहाँ तक इतनी स्ट्रांग नहीं जा रही। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट के आप करीब एक आयरन के पीस को रखते हो तो फौरन से उसके साथ स्टिक कर जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर रखते हो तो थोड़ा 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 मूव करता है, लेकिन और दूर रखोगे तो उसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के जितना करीब है शेल, जितने करीब है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस उतनी स्ट्रांगली उनको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो वो लूज नहीं हो सकते, वो रिमूव नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम ट्रेंड देखते हैं। वी नो दैट साइज ऑफ द एटम shrinks, decreases when we move from left to right in a period. So, electropositive character also decreases from left to right. वो बड़े साइज का एटम है, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, वो इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है ही क्या, कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
वो स्मॉल साइज का एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, वो रिमूव ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, बट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक, सही। अब हम अगर ग्रुप में इसका ट्रेंड देखें, ठीक, तो साइज के साथ ही रिलेट करेंगे। एज वी नो दैट द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। तो एज द साइज इज इंक्रीजिंग, द लोअर मोस्ट एलिमेंट इज more capable of donating its electron than the uppermost element, ठीक है। तो क्या होगा, last element of the group is most electropositive while the first element of the group is least electropositive, ठीक है। तो हम electropositivity के लिए, ये तो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे EP, आपने EP नहीं मेंशन करना है इसका, ठीक है, इसको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक। तो इसका भी ट्रेंड सेम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सही। अब नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड द आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का हमने तो डायरेक्ट साइज से रिलेशन देखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का आयनाइजेशन एनर्जी से क्या ताल्लुक है। आयनाइजेशन एनर्जी एक और प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, टू आयनाइज, ठीक है, टू बिकम एन आयन, ठीक। तो नॉर्मली हम आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि बस हम मेटल्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो फॉर मेटल्स द आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल। ये न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आप उसे निकालने जा रहे हो, ठीक है, और ये एक मेटालिक एटम है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ये एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा ना, आयनाइज हो जाएगा ना, ठीक है। तो इससे रिलेट करो, एक मेटल की आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नीशियम एटम है तो इसको कुछ खास एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर तो एक और है सोडियम एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कुछ और एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है कि अगर मुझे इस एटम को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है दिस एटम इज नॉट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या रिलेशन है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना उसको आयनाइज करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है, वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक। लेकिन जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है, सही। तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक। तो इसको भी आप बिल्कुल ऐसे ही ऑपोजिट रखो। जो तो खुद विलिंगली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जैसे हमने कहा कि अगर एक एटम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अगर वो खुद इजीली डोनेट कर देता है तो हमें बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को पिक करने में, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, ठीक। तो लेस आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, इनका भी इनवर्स रिलेशन है, ठीक, सही। तो आपकी बुक में कंपेयर किया गया है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, द ग्रुप नंबर 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उस ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 के जो मेंबर्स हैं हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, दे ऑल आर कॉल्ड, ये ग्रुप नंबर 1 का पार्ट है तो इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर अल्कली प्रोडक्ट्स, ठीक, अल्कलाइन नेचर प्रोडक्ट्स, ठीक। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 2, ठीक, उसमें है
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडोन। तो ये सारे ये ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये भी मेटल्स हैं लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, मेजरली ये जो दो एलिमेंट्स हैं दे मेक मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इसलिए हमने इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कह दिया। ठीक, ये दोनों डेफिनेशंस पूछी जाती हैं इस चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या चीज़ है, तो आपको ये याद भी होने चाहिए। ठीक है, और रीज़न भी बतानी चाहिए इनकी। ठीक है, सही। अब अगर हम आगे देखें तो पेज नंबर 141 पे यही आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कंपैरिजन किया है बिटवीन दीज टू मेटल्स। ठीक है, अब ये क्या है, अगर हम देखें अल्कली मेटल का अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंपैरिजन, तो हम एक पीरियड में इनका ट्रेंड देख सकते हैं। बिल्कुल, इनके पीरियड का फर्स्ट मेंबर अगर यहाँ आपकी बुक में सोडियम और मैग्नीशियम को लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक ही पीरियड में सोडियम और मैग्नीशियम आ रहे हैं, लेकिन सोडियम कम्स फर्स्ट देन मैग्नीशियम कम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही जो पीरियड का ट्रेंड था ना वही अपने माइंड में रखना है। सोडियम का साइज लार्जर, तो मैग्नीशियम क्योंकि इसके नेक्स्ट आ रहा है तो मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा स्मॉल। ठीक है, तो अब हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस करते हैं। ठीक, ये हो गया सोडियम के लिए, ये हो गया मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, सोडियम सबसे पहली बात साइज इज लार्जर, इसमें साइज क्या है, स्मॉलर देन सोडियम है ना। ठीक है, साइज स्मॉल है। ठीक, उसके बाद इसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2। ठीक है, इस मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम अगर देखें कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, बिल्कुल हमने अभी देखा था लेफ्ट वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर हम एक पीरियड की बात करें तो लेफ्ट वाला सोडियम है। ठीक है, वही बात, सोडियम का साइज बड़ा है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा सा स्मॉल इन साइज है तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, साइज बड़ा है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेस एनर्जी लगेगी ना, उसकी लेस फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराने में। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, इट्स आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज स्मॉलर। ठीक है, साइज का ऑपोजिट। मैग्नीशियम में क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस। क्यों, स्मॉल साइज हो गया ना। ठीक है, स्मॉल साइज, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो गए शेल, तो हम उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, सही। ठीक, ये तो हमने देख लिया। अब हम इसको भूल जाते हैं सोडियम को। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने कहा मैग्नीशियम तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो रिमूविंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कैटायन क्या होगा, पहले आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ना मैग्नीशियम का, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और आपको जितनी भी अमाउंट में एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी हुई इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम के तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी रिमूव होगा, तो दूसरा यहाँ से नहीं इसी कैटायन से रिमूव होगा। ठीक है, तो व्हेन वी रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कैटायन, ठीक है, तो जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, क्योंकि कैटाइंस और स्मॉल हो गया है ना साइज में, अब आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा चाहिए, तो इस एनर्जी को हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो कह रहे हैं।
क्योंकि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है एंड इट इज़ वेरी मच लार्जर देन द फर्स्ट। ठीक है, ये पहले ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, अब और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो साइज पहले स्मॉल था कैटाइन की फॉर्म में, वो और स्मॉल हो गया है ना, और हम कैटाइन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके पेपर में, वाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट। ठीक है, तो रीज़न यही है कि जो एटम का साइज है वो और स्मॉल हो गया और आप स्मॉलर साइज के कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो इन सेकेंड आयनाइजेशन। ठीक है, सही। इसके साथ आपने टेबल 8.1 फ्रॉम पेज नंबर 144 इसको भी रीड करना है, और उसके बाद टेबल 142 बहुत पेज नंबर 142 में टेबल नंबर 8.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम का कंपैरिजन है। ठीक है, ये भी रीड करना है आपने। ठीक।